नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति पर। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू वीएनआर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्ष 2020 की इंडिया वीएनआर रिपोर्ट कार्रवाई का एक दशक एसडीजी को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना नामक शीर्षक से जारी की गई है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसके साथ एसडीजीज के स्थानीयकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के लिए साधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आपको बता दें कि हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है और ये 17 एसडीजीज की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करता है। नीति आयोग को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजीज के अंगीकरण और प्रगति की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। एसडीजी 1 जो कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, वर्ष 2005-6 और वर्ष 2015-16 के बीच बहुआयामी निर्धनता लगभग आधी कम होकर 27.5% रह गई है। एसडीजी 3 जो कि उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय वर्ष 2013-14 के 64.2% से कम होकर वर्ष 2016-17 में 58.7% हो गया है। एसडीजी 4 जो कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा से संबंधित है, वर्ष 2018-19 में प्राथमिक स्तर पर 91.64% और माध्यमिक स्तर पर 79.6% सकल नामांकन अनुपात था। एसडीजी 5 जो कि लैंगिक समानता से संबंधित है, वर्ष 2017 में 77% महिलाओं की बैंक खातों तक पहुंच थी और लोकसभा में 14.4% सांसद महिलाएं हैं। एसडीजी 9 जो कि उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है, वर्ष 2019 में भारत अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करते हुए 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करना, स्थानीय स्तर पर निगरानी को बढ़ावा देना, सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण करना और एसडीजीज की प्राप्ति के लिए वित्त पोषण पर बल देना। अगली खबर नाबार्ड से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण भारत के लिए अनेक पहलों की शुरुआत की है। नाबार्ड द्वारा उठाए गए इन कदमों से रिवर्स माइग्रेशन की समस्या का सामना कर रहे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने अपने 2150 जल संभर यानी वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है। ये परियोजनाएं 2.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत वर्षा सिंचित क्षेत्रों, जल संभर और जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों को कवर करती है। ये वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2023 तक अगले 3 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। नाबार्ड के जल संभर विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य समग्र विकास के माध्यम से शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों और आजीविका से संबंधित जोखिमों को कम करना है। इसके अलावा नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को बहुसेवा केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की एक अन्य वित्तीय योजना की घोषणा की है। बहुसेवा केंद्र किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सेंटर होते हैं। ये एक अनुदान आधारित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख समितियों के परिसरों के कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे ये समितियां अपने किसान सदस्यों को निर्बाध ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम हो सकें। ये समितियां फसल कटाई के बाद विपणन गतिविधियों में किसानों की सहायता करती हैं। साथ ही ये कृषि वस्तुओं की भौतिक और वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती हैं। आइए अब जानते हैं नाबार्ड से जुड़ी मूलभूत जानकारी। नाबार्ड एक पुनर्वित्तीय संस्थान है। इसका गठन नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि,
लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और विनियमन करना है। अगली खबर चाबहार रेल परियोजना से संबंधित है। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना के वित्त पोषण और उसे प्रारंभ करने में भारत द्वारा विलंब किए जाने की वजह से इसके निर्माण कार्य पर स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक रेल लाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जाहेदान ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सीमा के निकट अवस्थित है। भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ संपन्न एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत ये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के निर्माण के लिए कार्य करेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ने के बाद चाबहार जाहेदान जरान्स गलियारा दक्षिण एशिया और यूरोप को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के भय से भारत ने इस दिशा में अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान तक रेल लाइन के लिए प्रतिबंधों में छूट प्रदान की थी। फिर भी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की कमी और भागीदारों के अभाव के कारण भारत के लिए इस परियोजना पर आगे बढ़ना कठिन था। ईरान द्वारा उठाया गया ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान और चीन 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी वार्ता को अंतिम रूप प्रदान करने के निकट हैं, जिसमें चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीन की भागीदारी, इसके निकटवर्ती क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी का निर्माण और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की एक बड़ी भूमिका शामिल होगी। ईरान ने चाबहार के पश्चिम में 350 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बंदरे जस्क नामक एक पत्तन में चीन के हितों का उल्लेख किया है। अगली खबर भारतीय रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक हरित रेलवे बनने की दिशा में मिशन मोड में अग्रसर। भारतीय रेलवे ने निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए रेलवे विद्युतीकरण की दिशा में विशिष्ट उपाय किए हैं, जैसे इंजनों और रेलगाड़ियों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, कोचों में बायो टॉयलेट्स और ऊर्जा खपत हेतु नवीकरणीय स्रोतों का अंगीकरण किया है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज पर सभी मार्गों का विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे ने 63% से अधिक ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और भारतीय रेलवे के ईंधन बोझ को कम करने के लिए आरंभ की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी भूमि का उपयोग करते हुए विभिन्न भवनों के छतों पर 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है, जिससे अनेक ट्रेनों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा 103 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र पहले से ही आरंभ हो चुके हैं। ईंधन की बचत के लिए 505 जोड़ी ट्रेनों को हेड ऑन जनरेशन में परिवर्तित किया गया है। हेड ऑन जनरेशन में पावर जनरेटर कारों का उपयोग करने की बजाय ओवरहेड इलेक्ट्रिक आपूर्ति से विद्युत प्राप्त की जाती है। अन्य हरित पहलें 69,000 डिब्बों के भीतर लगभग 2,44,000 बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे ने भवनों और स्टेशनों पर 100% LED प्रकाश की व्यवस्था की है। अगली खबर विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति से संबंधित है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट संयुक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFED, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। ये अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019 में विश्व भर में लगभग 690 मिलियन लोग, जो कि विश्व जनसंख्या का 8.9% है, अल्प पोषण की समस्या से ग्रसित थे। कोविड-19 महामारी की वजह से वर्ष 2020 में कुल अल्प पोषित जनसंख्या में 83 से 132 मिलियन लोगों की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2014 के बाद से विश्व में भुखमरी से प्रभावित लोगों की संख्या में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति के कई कारण हैं, जैसे संघर्षों की बढ़ती संख्या, जलवायु संबंधी आपदाएं, आर्थिक गिरावट यानी स्लो डाउन आदि। वर्ष 2030 तक शून्य भूख या जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित सतत विकास लक्ष्य SDG 2.1 की प्राप्ति में वैश्विक प्रगति संतोषजनक नहीं है।
स्वस्थ आहार लगभग 3 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए वहनीय नहीं है और इसमें SDG 2 यानी स्वास्थ्य और SDG 13 जलवायु से संबंधित लागत भी शामिल हैं। महंगे स्वस्थ आहार की वजह से खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि आहार की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और पोषण परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आइए अब जानते हैं रिपोर्ट में दिए गए मुख्य सुझाव। पोषण युक्त खाद्य और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि से संबंधित प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। पौष्टिक खाद्य पदार्थों को कराधान से मुक्त किया जाना चाहिए। बेहतर खाद्यान्न भंडारण, प्रसंस्करण और खाद्य हानि में कमी की दिशा में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गूगल ने अगले 5-7 वर्षों के दौरान भारत में $10 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड नामक एक कोष की स्थापना की है, जिसके माध्यम से गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा। इस निवेश में शामिल है इक्विटी निवेश, भागीदारी, परिचालन, अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश। इस निवेश से गूगल भारत में अपने परिचालन को बढ़ाने और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्रतिभागी बनने की योजना बना रहा है। प्राथमिकता युक्त क्षेत्र। इसके तहत प्राथमिकता युक्त क्षेत्र होंगे इंटरनेट तक वहनीय पहुंच, प्रत्येक भारतीय के लिए उसकी अपनी भाषा में जानकारी और ऐसे नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना जो उपभोक्ता, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हों। इस निवेश के महत्व। भारत किसी भी वैश्विक डिजिटल कंपनी के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता 500 मिलियन से अधिक हो गए हैं। गूगल के इस कदम को फेसबुक और अमेज़न के साथ उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है। भारत गूगल के कई उत्पादों और सेवाओं जैसे गूगल पे के लिए एक प्रायोगिक स्थल रहा है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। शेबेटशिप का अधिकार। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के शाही परिवार के शेबेटशिप अधिकारों को बरकरार रखा है। शेबेटशिप का अधिकार क्या होता है? दरअसल ये किसी इकाई के द्वारा एक ट्रस्टी के रूप में किसी देवस्थान के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार से संबंधित है। शेबेट के पास केवल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार होता है और वह संपत्ति और मूर्ति दोनों की अभिरक्षा का हकदार होता है। शेबेट के पास संपत्ति पर अपना कानूनी दावा पेश करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी संपत्ति को देवता में ही अंतर्निहित माना जाता है। भूटान का येती क्षेत्र। भारत ने भूटान के इस क्षेत्र में एक सड़क निर्मित करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में इस क्षेत्र पर चीन ने अपना दावा किया था। इस सड़क के निर्माण के बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक तेजी से और शीघ्रता से पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि तवांग भारत और चीन सीमा के निकट स्थित है। ये क्षेत्र भूटान के सुदूर पूर्वी इलाके में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। एंटी स्मॉग गन। इसे हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण, विशेषकर पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। वाटर टैंक से जुड़ी इस एंटी स्मॉग गन को हवा में पानी की बेहद महीन बौछार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जल की बूंदें 10 माइक्रोन से भी कम अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती हैं। जल की इन सूक्ष्म बूंदों को एक उच्च गति वाले पंखे की सहायता से एक बड़े क्षेत्र में छिड़काव किया जाएगा, जो हवा में फैले धूल के कणों को नीचे ला देगी। हालांकि विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है, क्योंकि ये केवल कम समय के लिए ही प्रदूषकों को हटा पाने और उन्हें जमीन पर बैठाने में सक्षम होगी। ये दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं करती है। पेंगोलिन्स। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पेंगोलिन विश्व में सर्वाधिक अवैध व्यापार किए जाने वाले जंगली स्तनधारी हैं। वर्ष 2014 और वर्ष 2018 के दौरान उनके शल्क यानी स्केल्स को जब्त करने के मामले में 10 गुना वृद्धि हुई है। पेंगोलिन के मांस और शल्क का उपयोग विश्व के कई हिस्सों में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में पेंगोलिन के उत्पादों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हैं चाइनीज, सुंडा, फिलीपीन और इंडियन पेंगोलिन, और 4 अफ्रीकी प्रजातियां हैं। तांगम।
ये तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से संबंधित एक मौखिक भाषा या बोली है। ये अरुणाचल प्रदेश के तांगम समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है। एक हालिया सर्वेक्षण से इस तथ्य की सूचना मिली है कि इस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल 253 है। इस प्रकार ये भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश की 26 से अधिक भाषाएं एंडेंजर्ड हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।